हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज फिजियोलॉजी की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। फिजियोलॉजी क्या है, इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसके क्या इंट्रोडक्शन है, इससे पहले वाली वीडियो में आपको वो सब मिलेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग एक एक करके सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ आएंगे रेस्पिरेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो आज हम अपनी इस क्लास में सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि जब हम कुछ खाएंगे, खाना जब हम लेंगे, खाने के बाद जब वो हमारी बॉडी में खाना जाएगा, डाइजेशन होगा, उसके बाद पूरी बॉडी में पूरे अंगों को जो अपना काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो डाइजेशन से देखो, डाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग खाना खाते हो, उसके बड़े बड़े हम लोग जो चपाती के बाइट्स लेते हैं, तो वो क्या सीधा हमारी बॉडी में जाकर मिल जाता है, क्योंकि ब्लड के थ्रू उसको छोटे छोटे कणों के रूप में पूरी बॉडी में ले जाया जाता है। तो अब वो जो ब्लड के द्वारा छोटे छोटे कणों को ले जाया जाता है, तो उससे पहले खाने का कैसे ब्रेकडाउन हुआ, बड़े बड़े अणुओं से उसको कैसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा गया, उसके लिए क्या प्रोसीजर हुआ, तो ये सब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, और कौन से एंजाइम इसके अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, कुछ मैकेनिकल रिएक्शंस होती हैं। मैकेनिकल रिएक्शन में तो ये पढ़ा जाता है कि जब हमने माउथ से खाना लिया, हमने उसको चबाया और हमारे वो ईसोफेगस में निगला गया, उसके बाद वो स्टमक में गया, तो ये सब मैकेनिकल डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि कुछ एंजाइम्स हमें याद रखने पड़ेंगे। एंजाइम ही इस डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है, जो कि आपके सिलेबस में है कि रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो अब आपको एक लिस्ट भी मैं बताऊंगी सारे एंजाइम्स को, कौन कौन सा एंजाइम्स कहाँ कहाँ काम करता है, तो वो हमारी बॉडी में जैसे हम लोगों ने खाना खाया, वो खाने को कैसे हमने एक खाने वाली थाली ली है, उसमें हमने उसको कंपोनेंट्स उसके अलग अलग कर दिए। हमारे सामने खाने की थाली आ रही है, लेकिन हमने उसको, चपाती है उसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानेंगे, जो दालें हैं, सब्जी है, वो प्रोटीन के नाम से जानी जाती है, और वो जो सब्जी या चपाती के ऊपर जो घी लगाया जाता है या चिकनाई वाला कोई भी पदार्थ है, कोई भी ऑयली उसके अंदर है, तो वो सारा फैट है। ठीक है, अब ये सब कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में जाकर अलग अलग रूप में टूट जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो इससे ये कंपोनेंट, लास्ट कंपोनेंट देखो, पोली से डाई, डाई से ये मोनो इकाई जो हमारे पास आती है, वो हमारे पास ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट में मिलती है। प्रोटीन की जो एक छोटी सी इकाई हमें कैसे मिलेगी, एमिनो एसिड्स के रूप में मिलेगी। और जो फैट है, इसमें भी हमें एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे फैट टूटी हमारी बॉडी में, जो हमने घी खाया, मक्खन खाया, कोई भी ऑयली, कोई भी तेल जिसमें हमने खाना पकाया, तो उसका भी हमारी बॉडी में बड़े बड़े कंपोनेंट से छोटे कणों में वो टूटता है, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में वो फैट टूटती है। अब इसमें अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि व्हाई मस्ट फूड बी डाइजेस्टेड। अब इसमें क्या होगा कि क्यों डाइजेशन करना जरूरी है, क्योंकि जो बड़े बड़े अणु हैं वो सीधे नहीं पचाए जाते, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ब्लड जो होता है बिल्कुल सूक्ष्म कणों के रूप में ही सर्कुलेट हमारी बॉडी में खाने को कर सकता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब हमें सबसे पहले ये आपके पेपर में क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं कि जो स्टेप है डाइजेशन के, वो क्या होते हैं। आपको ये अच्छे से याद करना है। एंजाइम से पहले इजेशन, यानी जो हमने खाने को लिया, डाइजेशन, इजेशन के बाद है डाइजेशन, जो हमने खाने को लिया, लेने के बाद वो उसका केमिकल ब्रेकडाउन हुआ, बड़े बड़े अणुओं से छोटे छोटे अणुओं में टूटना। सिंपल सी भाषा में आप समझ लो कि जैसे हम लोगों ने चपाती ली, चपाती की बाइट्स हमारे माउथ में जाकर टूटनी शुरू हुई, फिर वो स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद इंटेस्टाइन के द्वारा उनको बिल्कुल सूक्ष्म कणों में बदल दिया गया। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि अब हमने खाना खाया,
अब आप लोग खाना नहीं खाते, आपको वीकनेस फील होती है। वीकनेस क्यों फील होती है? क्योंकि हम लोगों को खाना नहीं मिला, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है या ब्लड टिश्यू, जो बॉडी टिश्यू हैं, तो उनको अपनी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो हमारे खाने के द्वारा मिलेगी, जिससे हम अच्छे से एक्टिवेट होते हैं, हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो अब ये एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जब हमने खाना खाया, वो पच गया या छोटे कणों में टूटा, तो वो स्टमक से और इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। ओके, एसिमिलेशन। अब उसके बाद क्या होगा कि भोजन का स्वांगीकरण, जो फूड हमने खाया, एब्जॉर्ब किया, वो तो हमारी बॉडी में चला गया, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी अलग करना जरूरी है, जो वो प्रोसीजर कहलाता है इजेशन। जो फूड वेस्ट फूड हमारी बॉडी में जरूरी नहीं है, उसको एलिमिनेट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो वो हमारी बॉडी में गंदगी पैदा करते हैं और उससे हमें कब्ज जैसी कई बीमारियां होती हैं और हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करती। अब सबसे पहले जो हमने पीछे इजेशन डाइजेशन पढ़े ना, अब उसमें सबसे पहले हम कैसे करेंगे इजेशन? माउथ से। आप लोगों को 12th क्लास में भी आपने पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी कुछ ये टॉपिक आए होंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अच्छे से पता है, लेकिन हमने यहाँ बार बार डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन नहीं पढ़ने। हम अपने इस टॉपिक में या हमारे सिलेबस में डाइजेस्टिव एंजाइम है, हमने उसको पॉइंट आउट करना है और उसको लर्न करना है। ठीक है, अब हमारे माउथ में खाना गया, निगला गया, उसके बाद क्या हुआ? टीथ ने उसको बड़े बड़े कणों से छोटे छोटे कणों ने बड़े बड़े कणों से छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया, चबाया गया, है ना। और सलाइवा उसके अंदर मिक्स हुई। सलाइवा जो उसका ये एक मेनली एक क्वेश्चन आता है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि इसका पीएच कितना होता है। जो माउथ में सलाइवा होता है वो होता है पीएच इसका 7। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आगे आएगा, वो हम ऑर्गन्स में भी पढ़ेंगे। इसका एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि सैल्वरी ग्लैंड जो होती हैं हमारे माउथ में कितनी होती हैं? तो वो 4 होती हैं। यहाँ आपको वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं उसको फिर किसी और टॉपिक में आपको और अच्छे से करवा दूंगी। तो जो सैल्वरी ग्लैंड है हमारी माउथ में, उसके 4 जो पेयर होते हैं। ठीक है, सैल्वरी ग्लैंड के कितने पेयर होते हैं? 4। कोई तो हमारे कान के नीचे होगा, कोई आंखों के नीचे होगा, और कोई हमारे जबड़े के पास होगा, जो कोई वो लार का सिक्रीशन करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमने माउथ में जो खाना खाया उसको चबाया गया, टुकड़ों में तोड़ा गया, तो उसका क्या पाचन वही हो गया पूरे खाने का, जिसमें कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट्स हैं? याद रखना है कि अब खाने की थाली आपको कंपोनेंट्स के रूप में, साइंस में आपको कंपोनेंट्स के रूप में पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, लिपिड, इसके रूप में आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले माउथ में ये मस्ट अच्छे से याद करना है कि आपको इसमें स्टार्च का पाचन हुआ सैल्वरी एमाइलेज एंजाइम के द्वारा, और वो किस में बदला गया? माल्टोज में। ध्यान रहेगा कि स्टार्च किस में होता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट में। और किस में होता है? जैसे चावल, आलू, है ना, इसमें स्टार्च होता है। स्टार्च की पहचान भी आप लोगों को पता होगी, वो खैर इसमें हमें नहीं लर्न करना, लेकिन स्टार्च आपको पता है कि क्या होती है। तो जो स्टार्च वाला भोजन है, कार्बोहाइड्रेट का जो कुछ पार्ट है, यूं कह सकते हैं कि वो माउथ में एमाइलेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज में यहाँ चेंज कर दिया गया। ओके, अब यहाँ माल्टोज वो चेंज होके आगे कहाँ से गया? ईसोफेगस में, और टंग के द्वारा क्या किया गया? जीभ के द्वारा उसको अच्छे से मिक्स किया गया। यानी माउथ में उसके जो पार्ट ने मिलकर जो खाना हमने जब लिया, इनटेक किया, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ने में सलाइवा का भी हाथ है, जीभ के द्वारा मिक्स किया गया, फिर उसको हमने आगे ईसोफेगस में भेजा। ओके, समझ आ गया अच्छे से। ईसोफेगस के बाद, ईसोफेगस हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें कोई भी बोन टाइप नहीं होती। इसमें सिर्फ खाने को म्यूकस के द्वारा आगे सरकाया जाता है, यानी आगे स्टमक में भेजा जाता है, और ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, माउथ से ईसोफेगस से काम क्या है कि खाने को स्टमक के अंदर भेजना। ईसोफेगस का मेन और कोई रोल नहीं है। अब है स्वेलविंग। ये क्या है? खाने को निगलना। हमने खाना खाया और खाने को टीथ के द्वारा,
टंग के द्वारा हमने खाने के बड़े बड़े